नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। राज्य सरकार के विकास कार्यों को अब प्रदेश की जनता और अब सरकार जनता तक इन विकास कार्यों को ले जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वृहद रूट प्लान तैयार किया है। सीएम हाउस में आयोजित मंत्रियों की बैठक में 5 फरवरी से 20 फरवरी तक निकलने वाली इस विकास यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया है और इसमें 52 जिले 230 विधानसभा सीट के साथ ही प्रदेश के सभी ब्लॉकों को कवर करने का प्लान भी तैयार किया गया। और क्या है सरकार की तैयारी, देखिए खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। दिल्ली से लौटते ही एक्शन में सीएम शिवराज। विकास यात्रा के जरिए चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे शिवराज। 5 फरवरी से शुरू होगी विकास यात्रा। तैयार किया विकास यात्रा का रोड मैप। जो काम हुए पूरे उनका होगा लोकार्पण, नए कामों का होगा शिलान्यास। सीएम जनसेवा के हितग्राहियों को मिलेगा हित लाभ। प्रदेश के सभी ब्लॉक में पहुंचेगी विकास यात्रा। पंचायत स्तर पर होंगे हितग्राही सम्मेलन। मंत्रियों के साथ की मंत्रणा। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों और कमिश्नर, आईजी और जिले के कलेक्टर के साथ आज एक बड़ी वृहद बैठक की, जिसमें 5 फरवरी से शुरू होने वाली प्रदेश सरकार की विकास यात्रा को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को भी निर्देश दिए कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में 1 से 2 दिन जरूर जाएं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों और जनता से संवाद कर वहां की समस्याओं का निराकरण का काम करें। दरअसल विकास यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार योजना का प्रचार प्रसार और साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमान खुद अपने हाथ में ली है। विकास यात्रा के दौरान पंचायत स्तर पर भी अब हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और यात्रा में शामिल जनप्रतिनिधि जनता से संवाद भी करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनने का काम करेंगे। मैंने जैसा पूर्व में कहा था, 5 तारीख को संत रविदास जयंती पर पूरे प्रदेश के अंदर विकास यात्राएं निकल रही हैं। ये यात्रा 5 तारीख से 20 तारीख तक पूरे प्रदेश में रहेंगी। अपवाद स्वरूप 25 तारीख भी हो सकती है। सभी मंत्रियों को उसके पहले 2 दिन जिले में जाना होगा, जो नहीं गए हैं। आज कॉन्फ्रेंस में जिले के अधिकारी भी थे और उन्हें भी यात्रा के संबंध में बताया गया है। इस यात्रा में जो अभी तक हितग्राही पत्र बांटे गए थे, अब हित लाभ दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने 5 फरवरी से शुरू होने वाली विकास यात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है और अब कांग्रेस सरकार की पोल खोलने का काम करेगी। साथ ही कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इनकी विकास यात्राओं, इनके झूठ, इनके फरेब की जनता के बीच हम पोल खोलेंगे और अब तो जनता के दिलों में पोल खुल चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो उस बात को आगे बढ़ाएगी, पूरी तरह तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार का अंत सन्निकट है। जनता इनकी विकास यात्रा के साथ राजनीतिक अंत्येष्टि करने को आतुर हो चुकी है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2023 में काबिज होगी और 2024 के इन दिनों में कमलनाथ जी बतौर मुख्यमंत्री आपको सचिवालय में बैठे दिखाई देंगे। प्रदेश की बीजेपी सरकार विकास यात्रा के माध्यम से जनता की नब्ज टटोलना चाहती है और अब देखना होगा कि इन विकास यात्रा का असर साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। न्यूज आर के लिए भोपाल से विवेक सिंह की रिपोर्ट। तो
विधानसभा चुनाव की तैयारी में दोनों पार्टियां जुट चुकी हैं और नए नए मुद्दे भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है कि दोनों ही पार्टियां यात्रा निकालती नजर आ रही है। नया जहां विकास यात्रा बीजेपी निकालती नजर आ रही है और इसका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहेगा, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अनिल पटेल सह मीडिया प्रभारी, अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत पटेल जी आपसे करना चाहूंगी। विकास यात्रा बीजेपी निकालेगी, साथ ही साथ यहाँ पर विकास यात्रा को लेकर तुरंत ही समाधान भी समस्या का किया जाएगा, लेकिन और क्या कुछ बिंदु इसमें सम्मिलित किए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक एक दल है और हम लोग जो है अंत्योदय योजनाएं और गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार है और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार अपने मध्य प्रदेश में भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी हमारे विकास के काम हैं उनके कुछ शिलान्यास करने वाले हैं इस यात्रा के दौरान और कुछ का लोकार्पण करने वाले हैं। जैसा कुछ हितग्राही जो सूचियां बनी थी और उनको काम लाभ देने का काम है वो भी इस यात्रा के दौरान किया जाएगा। समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब भी उस यात्रा के दौरान वहां पे उपलब्ध रहेंगे। निश्चित तौर से मानिए कि हमने चूंकि काम किया है और इस यात्रा के माध्यम से उन सभी योजनाओं का जो गरीबों को लाभ पहुंचा सकती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, वो जनता के बीच में भी हम पहुंचाने का काम करने वाले हैं। ठीक है, बरोलिया जी, विकास यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए राजकुमारी जी, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को 18 साल में पूरे तरीके से विनाश का एक प्रतीक बन चुका है, उसमें ये विकास यात्रा की बातें कर रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट आपको मैं बताना चाहूंगा और उसके आगे भी कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको मैं। जो अभी एक ताजा रेटिंग आई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश जो है वो बीमारू राज्यों की श्रेणी में भी नीचे गिर गया है और मध्य प्रदेश का विकास सूचकांक जो है वो भी बिल्कुल से धराशायी हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे ये इनका जो आर्थिक स्थिति है वो 17 राज्यों में 16वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। उसके बाद वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मध्य प्रदेश 17 राज्यों में 15वें नंबर पर है। रैंकिंग के सामाजिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश 17 राज्यों में 14वें नंबर पर है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में मध्य प्रदेश 17 राज्यों में 13वें नंबर पर है। पर्यावरण के मामले में मध्य प्रदेश 17 राज्यों में 9वें नंबर पर है। तो इस तरीके, ये तो एक आंकड़े अभी आए हैं 18 साल में इस देश में, इस प्रदेश में जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार घोटाला देखा है, सड़कों की हालत देखी है और महंगाई जो आसमान छू रही है, ये कहीं पर भी काबू नहीं कर पाए। मैं तो ये चाहता हूं राजकुमारी जी कि एक मजबूत विपक्ष हमें मिले, सरकार बने तो कम से कम इनकी 50 सीटें तो आए। मुझे तो ये अंदेशा लग रहा है कि जनता पूरी तैयारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए इस प्रदेश से, क्योंकि 18 साल में जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदेश का बंटाढार किया है। ये लोग बहुत बोलते हैं, हम लोग नहीं, ये लोग बहुत बोलते हैं अरे पहले ऐसा था। अरे क्या किया आपने 18 साल में? पूरा का पूरा विनाश कर दिया है और अब विकास यात्रा निकालने निकले हैं। ठीक है पटेल जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले मैं मिश्रा जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बीजेपी की विकास यात्रा और कांग्रेस के आंकड़े क्या बयां करते हैं सर? देखिए, कांग्रेस के आंकड़े इसका तो कांग्रेस ही बता पाएगी, लेकिन ये बात तो सत्य है कि हमारी सरकार ने कार्य किया है तो वह बताने के लिए हमें गांव और ब्लॉक स्तर पर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यदि हमने कार्य किया है तो वो कार्य दिखना चाहिए जी। और यदि कार्य नहीं दिख रहा है तो ये मान के चलिए कि वो केवल आंकड़ों और पेपर के विज्ञापनों में किया गया कार्य है। जी ठीक है पटेल जी, यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है, यहाँ मिश्रा जी ने भी यही कहा और बरोलिया जी ने भी कि विकास अगर किया है तो वो दिखता है, जनता को बताने की क्या जरूरत है? देखिए, हम बहुत सारी चीजें जो पुरानी हो जाती हैं तो हम उसको भूल जाते हैं और बहुत सारी योजनाएं होती हैं उसके प्रचार प्रसार का काम भी सरकार के ही कंधों में होता है।
आप जैसे देख लीजिए, विकास दर हमारी 19.7% है, तो ये कोई सरकार आंकड़े नहीं बनाती है, ये आंकड़े थर्ड पार्टी ही देती हैं। आप प्रधानमंत्री आवास के द्वारा अगर गरीबों को छत मिल रही है, उनको आवास मिल रहा है, तो ये सिर्फ कागज में नहीं है, ये दिख भी रहा है। आप अगर सड़कें बनी हैं तो वो सड़कें दिख भी रही हैं। एक मिनट रोकूंगा आपको मैं, अनिल जी 1 मिनट। जो है 24 घंटे मिल रही है उपभोक्ताओं को और 10 घंटे किसानों को, तो ये भी दिखाई दे रहा है। सिंचाई का रकबा प्रधानमंत्री आवास में आपके खुद के मंत्री, पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी खुद घोटाले का इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राशि विकास दर हमारी 18.8% है। ठीक है सर। और बेरोजगारी दर जो है सबसे कम पूरे मध्य भारत देश में, सबसे कम 0.5% बेरोजगारी दर। बरोलिया जी का कौन से आंकड़े और ये सब बता रहे हैं, खैर कोई बात बरोलिया नहीं। जी आपका क्या सवाल है, आपने पूछा था अभी। सर मैं ये कहना चाहूंगा, अनिल जी से बोलना चाहूंगा, ये प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं मैडम, इनके खुद के पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रधानमंत्री आवास बनाने के घोटाले को लेकर। आपने स्वच्छता घोटाले को अपना प्रदेश बना दिया और ये लोग सफाई दे रहे हैं अभी। मतलब क्या मतलब है? जनता थोड़ा 10 महीने बचे, जनता के लिए कुछ अच्छा कर दो, सड़कें बना दो, थोड़े बहुत रोजगार दे दो, थोड़ी महंगाई कम कर दो, उसमें बात करो। ये यात्राएं लगा के इवेंट करना, इवेंट और इवेंट। सबसे कम महंगाई पूरे विश्व में भारत देश में सबसे कम महंगाई दर है बरोलिया जी। और जिस तरह हम कोविड के बाद लड़ पा रहे हैं महंगाई से, और अर्थनीति हमारी जितनी बढ़िया रही है, विश्व बैंक ने भी इसकी बहुत अच्छी नीति है आपकी, कि आपको बोलते हुए भी नहीं लग रहा है कि जनता सुन रही होगी तो क्या बोल रही होगी। जनता जानती है वैक्सीन देने का काम पूरे पहली बार अगर हमने 2 बार वैक्सीन फ्री में देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर सबको हमने आयुष्मान योजना से लोगों को 5 लाख तक का दिया है स्वास्थ्य सेवा का लाभ, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये भारतीय जनता सुन भी रही है और लाभ भी ले रही है। आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया, अच्छा किया होता तो ये यात्राएं नहीं निकालनी होती। ये यात्रा तो हम निकालते हैं, हमारी कार्य पद्धति है, हम तो जाएंगे। अगर हमने काम किया है तो हम यात्रा निकालने जाएंगे और जाना भी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गालियां बक रहे हैं। अरे वो जो काम नहीं किया है, दिग्विजय सिंह काम नहीं किए थे तो उनकी हिम्मत नहीं थी यात्रा निकाल देने की। हम लोग को आपके तरह बदतमीजी करना नहीं आती है। आपके मंत्री, केंद्रीय मंत्री गाली बकते हैं। बदतमीजी तो फूल सिंह बरैया ने की। फूल सिंह बरैया ने कहा रखो, सवर्णों की बीवियों कहा जाकर लड्डू खिलाओ। इस पे जवाब दीजिए आप। आपसे फूल सिंह बरैया ने मुद्दे पर रहते हैं। मिश्रा जी से मेरा सवाल है, मिश्रा जी जरूरी ये हो जाता है, देखिए यात्राएं बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जनता पर उन यात्रा का क्या कुछ असर पड़ता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जिसके चलते वाकई में जनता पर उन यात्राओं का असर पड़े, क्या कहेंगे? देखिए, यदि यात्रा का उद्देश्य हम पता करते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अपनी यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि अपने मतदाता तक सही पहुंच के तरीके से पहुंच सके जी। और इसी यात्रा के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर सके जी। लेकिन इसके साथ साथ देखना यह है कि जब हम कोई कार्यक्रम या किसी योजना का प्रचार करने जाते हैं तो जब भी कोई सत्ता में बैठे दल जाते हैं तो उसके साथ पूरा प्रदेश संसाधन साथ चलता है, अधिकारी कर्मचारी साथ चलते हैं। तो ये अपने उन 10-15 दिनों के कार्यक्रम में ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत सजग हैं जनता के प्रति, लेकिन क्या वास्तव ये सरकार या जो भी आती हैं सरकारें, वे सरकार जनता के कार्यों के प्रति इतनी ही सजग हैं, ये आम जनता बहुत अच्छे से जानती है। इसे हम केवल ये माने कि सरकार अपनी चुनाव की तैयारी कर रही है और इससे ज्यादा जनता का कोई भला नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस यात्रा को मजबूरी नाम दे या फिर जनता की सेवा? विधानसभा चुनाव की मजबूरी कहिए, वरना ये दल कभी जनता के दरवाजे खटखटाने नहीं जाता। ठीक है, बरोलिया जी,
बीजेपी तो निकल पड़ी है यात्राओं के माध्यम से जनता तक पहुंचने के लिए, और ये भी लेकिन अहम हो जाता है कि आखिरकार कांग्रेस किस तरह से जनता के बीच पहुंचेगी। देखिए राजकुमारी जी, कमलनाथ जी, हमारी जो पूरी टीम है और हर विभाग और हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के बीच में उनके मुद्दे आ रहे। कई लोगों के बिजली के बढ़े हुए दाम, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ता रोज लड़ाई लड़ते हैं कि इनके कम करे जाए। मतलब गरीब परिवार, 2-2 कमरों के घरों के बिल कितने आ रहे हैं, महंगाई, मतलब ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिन पर हम जनता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी हर जगह जहां जहां सभाओं में जा रहे हैं वहां पर भीड़ दिखाने वाले नहीं है, लाई हुई भीड़, मतलब बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये जनता खुद आ रही है। तो हम कोई दिखावा नहीं कर रहे, हम कोई इवेंट नहीं कर रहे। और हम बता दें आपको, हम बार बार बोल रहे हैं हमें मजबूत विपक्ष चाहिए, हमें 50 सीटें चाहिए भाजपा की, कि वो इतनी जाए, क्योंकि आसार ऐसे दिख रहे हैं कि ये 10-20 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि पूरी ताकत से अभी बचे हुए 10 महीनों में ये जनता के लिए जो जरूरी है वो कम से कम कर दे, महंगाई कम कर दे, बेरोजगारी थोड़ी सी कम कर दे, जनता की समस्याओं को समझे कि इवेंटबाजी से बाहर आ जाएंगे लोग। तो अभी चुनाव के पहले अगर ये सब कम कर दिए जाएंगे तो जनता सपोर्ट करेगी ना बीजेपी की। नहीं दिख रहा अंदर खाने, कभी ये लोग कहते हैं मुख्यमंत्री हटने वाले, कभी कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष हटने वाले। ये अपने आप को तो संभाल ले, इनके पूर्व मंत्री खुद लेटर लिख रहे हैं प्रधानमंत्री घोटाले का। आप देख रहे होंगे ओम प्रकाश अखिलेश जी, और ये लोग क्या इनके बीच में डिस्प्यूट है, गुटों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इनके नेता केंद्रीय मंत्री आप अजय सिंह कहाँ है, अरुण यादव जी कहाँ है, अजय सिंह जी कहाँ है, बरूलिया जी इस तरीके से गाली बक रहे हैं। तो ये लोग अभी अपना आपा खो चुके हैं, इनके पास अब न नीति बची है, न नियत बची है, न सत्ता संभल रही है, न संगठन संभाल पा रहे हैं। ठीक है, विकास यात्रा तो ठीक है पटेल जी, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस जगह किन क्षेत्रों को सबसे पहले बीजेपी चुनने वाली है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो पीएम आवास योजना से लेकर सड़क, पानी, बिजली, तमाम ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। तो शुरुआत किस तरह से करेगी और मुख्य फोकस और मुख्य केंद्र मुद्दों को लेकर बीजेपी का क्या रहेगा क्षेत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो? देखिए हम सभी क्षेत्रों में जाने वाले हैं, चाहे वो भौगोलिक स्तर पे हो, चाहे वो काम के स्तर पर हो, हर क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी जाने वाली। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो विकास काम किए हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, जो संवाद करने वाले हैं जनता को, उन सबको विषयों को लेकर के, और जैसा विषय आ रहा है कि जब हम संवाद करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। अगर जैसा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के हमारे कि 50 सीटों में सिमट जाएगी, तो ठीक है हम बात करेंगे जनता से। और इनके तो नेता ने कहा है कि हम कालिक पोत लेंगे, तो कालिक पोतने के लिए तैयार रहें। अब जैसे हमारी योजनाएं, मैं योजनाओं को बताना चाहूँगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फ्री राशन सबको दिया जाएगा। हमने लगभग हर पंचायतों में औसतन 168 आवास दिए हैं। ठीक है, हमारे जो हमारे यहाँ बिजली 24 घंटे मिल रही है, ये है। सिंचाई का रकबा 65 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। कृषि विकास दर 18% हो गई है। आयुष्मान योजना, और हम सबसे ज्यादा 24 दिया है। आवास हमने 28 लाख दे दिए हैं। पैसा एक्ट के माध्यम से हमने इनपावर जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने को आदिवासियों को काम किया है। 15 लाख तक के जो वित्तीय अधिकार हैं पंचायतों को, ये देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में किया है। महिलाओं को 50% पुलिस की भर्तियों में और 30% अन्य भर्तियों में आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के ही योजनाओं के द्वारा उनकी जागरूकता कराने सबसे ज्यादा कम लिंगानुपात 957 हो गया है, पहले 912 होता था। ये सारी चीजें हैं, इन सब का हम बात करेंगे। कृषि में हम नंबर 1 हैं। ड्रॉप रेट जो स्कूलों में है वो पहले 18% होता था, जो घट कर केवल 1.1% महिलाओं का रह गया है। पुरुषों का 2.5% हो गया है, बच्चों का हो गया है। ठीक है, आंकड़े तो ये सब चीजें लेकर के हम लोग जनता के ठीक है। मिश्रा जी, अगर बात की जाए जिस तरह से यहाँ पर पटेल जी ने आंकड़े बताए हैं कि विकास तो हुआ है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, बिजली या फिर पानी को लेकर हो, लेकिन जरूरी हो जाता है कि आज जनता के लिए क्या अहम मुद्दे बनकर सामने आएगा। विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वाकई में जिन मुद्दों की जरूरत है। आंकड़े से हट करके क्षेत्र में
और धरती में विकास दिखना चाहिए, समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, प्रदेश के युवा बेरोजगारों को रोजगार होना चाहिए। केवल स्कूल खोलने के नाम से उन्हीं स्कूलों को नए स्कूल नाम दे करके हम आंकड़ों में तो बता देते हैं कि हमने विद्यालय खोल दिए हैं, लेकिन ना तो नए विद्यालय बनाते हैं और ना ही शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। आप देखेंगे कि इन 1 महीनों में जितने विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव की आचार संहिता होने से पहले ये भर्तियां हो जाएंगी। तो यदि भर्तियां नहीं हो पा रही हैं तो ये केवल आंकड़ों की जादूगरी कहेंगे, जिसके माध्यम से जनता और प्रदेश के बेरोजगारों को प्रलोभन दे करके एक तरह से वोट पाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करने जा रही है। ठीक है, लेकिन पटेल जी यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जिस तरह से मिश्रा जी ने कहा कि यहाँ योजनाएं बनाई जा रही हैं और विकास के वादे किए जा रहे हैं, जनता के मध्य जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से आचार संहिता के पहले तमाम वादों को पूरा किया जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दर्शाया जा रहा है ताकि जनता का वोट हासिल किया जा सके? देखिए, अगर हम कुछ चीजें वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो निश्चित तौर पे अगर चुनाव के पहले हमने कहा है कि हम ये करने वाले हैं तो वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसके बाद चुनाव में जाने वाले हैं। और जब हम चुनाव में जाएंगे तो जनता भी उसको देखेगी, उसका आकलन करेगी, तो इसका प्रेशर तो हमें भी रहेगा कि करना ही है। और जो जमीनी हकीकत है, तो जमीनी हकीकत में बता चुका हूँ कि जैसे कृषि के सेक्टर में देख लें या आयुष्मान योजना का देख लें, आवास देख लें, ऐसी अनेक योजनाएं हैं, वो जमीन स्तर पर दिख रही हैं, तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तभी वो आंकड़े बनाए जाते हैं। तो जब आंकड़े बनाए जाते हैं तो जमीनी हकीकत में थर्ड पार्टी जाके जब उसका आकलन करती है तभी तो बनाए जाते हैं। तो इस चीज का आकलन करने का काम तो जनता भी करेगी, और निश्चित तौर से जब आकलन करेगी तो उस हिसाब से अपने को समर्थन भी देगी जनता। तो ये काम मुझे लगता है जनता पे छोड़ देना चाहिए और जनता इसका आकलन करेगी। और निश्चित तौर से आप मानिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमने काम किया है वो हम उसको पूरा करने का काम और ज्यादा करेंगे। जहाँ कुछ कमियां रह गई हैं इसको भी हम पूरा कर लेंगे चुनाव के पूर्व भी। राजकुमारी, ठीक है। मिश्रा जी, क्या लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो किस तरह से उन्हें मुद्दों को उठाना चाहिए? महत्वपूर्ण किस तरह से हो जाता है कि यहाँ पर जनता को वाकई में वो चीज क्षेत्र के लिए, विकास के लिए और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में किस तरह से उभर कर सामने आने वाली है? देखिए राजकुमारी जी, कांग्रेस इस विषय को किस तरह से उठाएगी यह कांग्रेस का विषय है, ये मेरा बताना उचित नहीं होगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि यदि सरकार विकास की यात्रा करने जा रही है जी, तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी को यह अवश्य बताना चाहिए कि हमने अपने चुनाव में किए गए वादे घोषणा पत्र में जो जाहिर किए थे उनमें से कितने वादे पूरे किए हैं, ये अवश्य बताना चाहिए। जी, ठीक है। और पटेल जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि इस विकास यात्रा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, जनप्रतिनिधि जनता से संवाद करेंगे और समस्याओं का तुरंत निराकरण भी किया जाएगा। तो किस तरह से यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में कमेटी बनाई जाएगी या फिर तमाम जनप्रतिनिधियों को वहां पर लाया जाएगा? निश्चित तौर पे जो हमारे सांसद जी हैं या विधायकगण हैं, वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ पे वो इस यात्रा के दौरान सक्रिय रहेंगे और सारी चीजों पे काम करेंगे। और वो इसी बहाने मॉनिटरिंग भी होगी सारी चीजों की, चाहे वो सत्ता शासन हो, प्रशासन हो और जनप्रतिनिधि हो, वो सब मिल करके चीजों को ठीक चुस्त दुरुस्त करने का काम करेंगे। और ये अपनी सामाजिक एकता पर बल देंगे लोगों को, ये सारा काम होगा उस दौरान। तो ये कर लेंगे अपन।
राजकुमारी जी। जी ठीक है, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में यहाँ पे दोनों पार्टियां जुट चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांग्रेस और बीजेपी दोनों किस तरह से अलग अलग मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाती है और जनता के मुद्दों को उठाया जाता है या नहीं। और साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता को किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर विधानसभा चुनाव में किन पार्टी को वोट देती हुई नजर आती है। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।